गुड इवनिंग सारे व्यूअर्स। नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका। मैं वरुण अग्रवाल फिर से एक ये प्रोग्राम जो हम काफी दिन से कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, जिसका नाम है कनेक्ट लाइव विद एक्सपर्ट्स। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग जी हैं, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ डायलिसिस एक्सपर्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी है वो। तो आज उनसे इसी सब विषय में हम चर्चा करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे वो हम सर से पूछेंगे और आपको इन सब चीजों का जवाब देने की कोशिश करेंगे सर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सवालों का सिलसिला बढ़ाने से पहले मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर, ये जो टॉपिक है हमारा, हाउ किडनी पेशेंट्स कैन स्टे सेफ एंड वेल ड्यूरिंग कोविड, इस पे आप एक थोड़ा सा हमें जानकारी दें। तब तक सवाल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम आपको सवाल पूछेंगे सर। ओवर टू यू। नमस्कार वरुण जी, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और न्यूटीमा हॉस्पिटल मेरठ में कार्यरत हूँ इस समय। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यू हैव कॉल्ड मी अप टू डिस्कस समथिंग अबाउट कोविड एंड किडनी पेशेंट्स। बेसिकली एज फार एज जो डिजीज हमारी होती हैं, बाकी डिजीज भी हैं, ऐसे किडनी डिजीज का पेशेंट को लिए स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है कोविड के साथ में वो ये है कि हमारे जो कोविड सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, दीज आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इनमें इम्यूनिटी कम होती है टू फाइट डिजीजेस। तो इसलिए व्हेन दे हैव लो इम्यूनिटी तो दे आर हैविंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज। हमारे 3-4 तरह के पेशेंट आते हैं। जो एक तो नॉर्मल पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज के होते हैं, जो रेगुलर फॉलोअप पे होते हैं और मंथली या ट्वाइस मंथली हमें फॉलो करते हैं। सेकेंडली एक हमारा जो सब ग्रुप होता है वो होता है डायलिसिस पेशेंट्स। डायलिसिस पेशेंट्स आर वेरी मच प्रोन टू एक्वायर दिस कोविड इन्फेक्शन एंड इट्स बेसिकली बिकॉज हमारी जो इम्यून सिस्टम है डायलिसिस पेशेंट के अंदर इट्स वेरी लो, इट्स ऑन द लोअर साइड। दैट्स व्हाई जब इम्यूनिटी कम होती है तो जो ये आपका कोविड का वायरस अटैक करता है, देन दे आर मोर चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ कोविड। थर्ड जो हमारा सब ग्रुप होता है किडनी पेशेंट्स का, दैट इज ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। दोस्त पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके अंदर एक किडनी हमारी किसी साथी ने उनको दी हुई है और दे आर दीज पेशेंट्स आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव मीन जो ड्रग्स जो कि पेशेंट की बॉडी में इम्यूनिटी कम करती हैं, उनके टी सेल्स को, बी सेल्स को मॉड्यूलेट करती हैं ताकि वो जो उनके अंदर किडनी लगी है उसको नुकसान ना करें, उसको चलने दें, उसको कार्य करने दें। अब जब ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम देनी पड़ती है हमें पेशेंट को, बट खानी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे, तो ऐसे पेशेंट को अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे तो दीज पेशेंट आर डेफिनेटली मोर प्रोन टू एक्वायर कोविड इन्फेक्शन। तो हम जैसे आपने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये करिए, योगा करिए, आप जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो खाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो इम्यूनिटी एनहांसर्स लोगों ने ट्राई किए हैं कोविड के अंदर, but unfortunately as far as kidney patients are concerned, all three subgroups, right from acute kidney patients, chronic kidney patients, dialysis patients whom I have on transplant, they all patients are having different form of immunosuppressed state, और इस immunosuppressed state होने की वजह से these patients are more prone for getting COVID infection. And unfortunately for last 10.5 months what I have seen ki many of my patients have acquired COVID infection and they are unfortunately sent to higher center because we are not authorized to treat COVID patient right now. So these patient has to be sent to higher center like nearby medical college to get them treated. तो ये बहुत unfortunate है, इसलिए जो prevention है वो बहुत important aspect है kidney disease patients के लिए as far as COVID is concerned. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर विस्तार में हमें प्रिकॉशंस के बारे में बताने के लिए। सवालों का सिलसिला अब आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो भी डिस्कशन या प्रोग्राम हम पेशेंट कनेक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम के दौरान कोई मेडिकल या किसी भी दवाइयों का नाम अगर गलती से लिया जाए तो वो सिर्फ एक डिस्कशन पर्पस से है, इससे किसी का कोई प्रमोशन से या किसी को कुछ फाइनेंशियल गेन की तरफ से कोई भी एंगल नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, पहला सवाल निधि जी का है। निधि जी जो हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ी हैं, वो ये पूछना चाह रही हैं कि सर, डॉक्टर इज चेंजिंग माय डायलिसिस ट्वाइस अ वीक टू थ्राइस अ वीक। हफ्ते में 2 बार से 3 बार आप वो करना चाह रहे हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, तो इसका क्या मतलब है और उनको क्या सावधानियां आगे और बरतनी चाहिए इससे ताकि ऐसा ना हो? देखिए निधि जी, मैं आपकी एज नहीं जानता, आपको बॉडी बिल्ड नहीं जानता हूँ, बट एज फार एज जो नॉर्मल क्राइटेरिया है डायलिसिस के लिए, उन डायलिसिस क्राइटेरिया से थ्राइस अ वीक डायलिसिस इज द एडिक्वेट डायलिसिस। और वंस यू विल हैव एडिक्वेट डायलिसिस, बिकॉज एडिक्वेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर आप चाहते हैं कि डायलिसिस पे आपकी लाइफ सालों साल चलती रहे और आप हैप्पी रहें, आप हेल्दी रहें, and definitely you need to have adequate dialysis. So when we talk of adequacy of dialysis, then at least 10 to 12 hours of dialysis is required per week. और उस हिसाब से आपको कम से कम 3 डायलिसिस आपको अल्टरनेट डे होनी चाहिए आइडियली. But as far as northern part of India is concerned, or I should say NCR के आसपास जो nearby cities हैं, satellite cities हैं, इन satellite cities में usually patient थोड़ा low socio economic status का होता है, to be very honest. तो वहाँ पर patient 2.5 week afford नहीं कर पाता है. But ideally जो मेरे patients हैं, those who want to live a long life on dialysis, they can't afford or they don't have donor for transplantation. Definitely these patients ought to have thrice a week dialysis, and patients on thrice a week dialysis, they survive much better, the quality of life is much better, they have less of complication, because जितना आप thrice a week dialysis करेंगे आपका fluid and electrolyte बैलेंस्ड रहेगा, आपकी बॉडी अच्छा काम करेगी और आपकी लाइफ जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, लाइफ की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी. तो इफ अ डॉक्टर इज सेइंग that go for a thrice a week dialysis, definitely you need to, he want that you should live more, and definitely you have to shift to thrice a week dialysis. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर. निधि जी, शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा, आप हमारे साथ जुड़ी, लेकिन हम भी यही दुआ करते हैं कि आगे चलकर आप भी एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी विद डायलिसिस जिए. लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर्स, जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर आप हैं, उन पे भरोसा रखना होगा. अगर वो आपकी डायलिसिस 2 बार से 3 बार करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा देखकर ही, आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आगे के समय को देखकर ही किया होगा या डिसीजन लिए होंगे. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सर. अगला सवाल जो है हमारे पास आ रहा है, ये मिस अनी है. ये पूछ रही है कि सर मैं बिजनौर से हूँ, and what are my options for transplant as I have diabetes, so how to go about with transplant, और इसके लिए क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं या क्या मुझे कुछ और चीजें करनी होंगी इसके साथ, इसके बारे में अगर आप सर थोड़ी जानकारी दें. देखिए, डायबिटीज as far as I'm concerned, as far as all nephrologists in at least India concerned, at least 40 to 60% of patient of diabetes, मतलब जो उनका OPD होता है, it is basically is constitute about 40 to 60% patient of diabetes, because diabetes हमारे इंडिया में is quite rampant. हम कहते हैं कि इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल, तो डायबिटीज कैपिटल है, बट स्टिल जो पेशेंट हैं वो डायबिटीज कंट्रोल में इतना पर्टिनेंटली इतना ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए दे वेंट इनटू दिस रीनल फेलियर. सो हमारे जो मेन पेशेंट है, मेन चंक है सीकेडी पेशेंट का, क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स का, दीज आर डायबिटिक पेशेंट्स. एंड व्हेन इट कम्स टू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब उनकी किडनी काम नहीं कर रही है पूर्ण रूप से, तब डेफिनेटली दे हैव टू गो फॉर रीनल रिप्लेसमेंट. अब रीनल रिप्लेसमेंट के 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं. आइदर वी गो फॉर अ हीमोडायलिसिस, आइदर हम लोग सीएपीडी करें, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस करें, या फिर रीनल ट्रांसप्लांट करें. अब नाउ व्हेन इट कम्स टू रीनल ट्रांसप्लांट इज it's a best modality of renal replacement therapy. हम जो अपना किडनी काम नहीं कर रही है उसको काम कराने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, सो रीनल ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट मॉडलिटी. और जब रीनल ट्रांसप्लांट बेस्ट मॉडलिटी है, तो फिर इसको कैसे करें, कैसे अप्रोच करें. जो इंडियन गवर्नमेंट हमारी कहती है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ एंड है, वो ये कहते हैं कि हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट है, नोटो है, एक संस्था है जो कि रूल बनाती है. उसने रूल बनाया है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, और उसके अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है. हमारे जो पूरे यूपी में, जैसे बिजनौर की रहने वाली है मैडम ये, तो हमारे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में देयर इज अ ऑथराइजेशन कमेटी. ऑथराइजेशन कमेटी में कंस्टिट्यूट करते हैं, एक तो डीएम साहब होते हैं, एक सीएमओ साहब होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, और 4 उस मतलब उस जो मोहल्ला है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 4 मेन जो वो हैं, मतलब जैसे कोई डॉक्टर होंगे या कोई जज होंगे, जो उनसे कोई मेडिकल प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है या पेशेंट से मतलब, उनको रखा जाता है, एंड दैट फॉर्म द कमेटी. फिर जहां पर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, जैसे हम अगर हम मेरठ में ट्रांसप्लांट कराते हैं या फिर कहीं और से आपके आसपास गाजियाबाद में ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो अगर ट्रांसप्लांट आप कराते हैं तो वहां पर आपको हॉस्पिटल में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रीनल ट्रांसप्लांट. और उस समय आपका जो डॉक्टर है, ही विल प्रोवाइड यू विद अ फाइल. दैट फाइल इज बेसिकली जो लेड डाउन प्रोसीजर है, उनके हिसाब से फाइल आपको बना के देते हैं. हम, हमारा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, वो बना के देते हैं, और हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं. और जब वो बनाते हैं उसको फाइल को, तो फाइल के अंदर जो फॉर्मेलिटीज होती है पूरी करते हैं, एंड दैट फाइल गोज टू द डीएम हु इज सपोज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द ऑथराइजेशन कमेटी. वहां पर सीएमओ हेड्स द कमेटी, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ दिस सिस्टम, और वो बैठ के फिर तय करते हैं कि वेदर दिस पेशेंट कैन अंडरगो ट्रांसप्लांट. वो तो रिकमेंडेशन डॉक्टर की, नेफ्रोलॉजिस्ट की होती है,
बट वेदर द डोनर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड और विच इज बीइंग जो आपको आगे रखा गया है, क्या वो कॉम्पेटेबल डोनर है, क्या वो लीगली डोनर दे सकता है। अब पता है लीगल डोनर कौन है। लीगल डोनर जितने पेशेंट हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री में कौन कौन से आए, फादर मदर, भाई बहन और वाइफ और बच्चे, दीज आर द लीगल डोनर्स, लीगल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। अगर बाई चांस फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स किसी वजह से ऐसे ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, या दीज जो हमारे ऐसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली से चलन है, तो न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली है, एक हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई और 2 बच्चे हो गए, उनके माता पिता 6 लोग, अब 5 लोगों में से ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, देन दे हैव टू गो फॉर सेकेंडरी साइड, मामा फूफा बुआ, है ना, ये लोग दे सकते हैं। स्टिल इफ दे डोंट, मतलब कोई है नहीं या दिस द ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटेबल है, तो दे नहीं सकता, इज नॉट, दे नहीं सकता, कुछ नहीं होता है। अगर वो देना नहीं चाहता तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक अनलिमिटेड डोनर के लिए अप्लाई करेंगे। देना ना चाहना कोई नहीं होता है। अगर लीगली या फिर मेडिकली या फिर ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से नहीं दे सकता तो बात अलग है, तो फिर आप जो है अप्लाई करेंगे, और फिर जब वो देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कॉम्पेटेबल डोनर है एंड इज लीगली करेक्ट, देन दे गिव डॉक्टर टू ऑथराइजेशन कमेटी अप्रूव करती है, देन वी गो फॉर ट्रांसप्लांट। And transplant, as far as my center is concerned, we are having wonderful result. And कोरोना में हम लोग ट्रांसप्लांट में बंद करना पड़ा because of गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन थे, and with the grace of God we have started transplant 2 weeks back, and we are doing good, कोई issue नहीं है, और we have started transplant again even in this corona times. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। अगर आप सर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, सर हैं मेरठ में, तो अगर आप सर से ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो सर के डिटेल्स मैंने नीचे चैट बॉक्स में दिए हुए हैं, आप सर को संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रोसीजर है आगे सर आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सर। मनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूछ रहे हैं, जैसा इनका सवाल अगर मैं सही से समझ पाया हूं तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं एक हार्ट का पेशेंट हूं और इज इट पॉसिबल कि किडनी प्रॉब्लम्स भी मुझे आगे चल के डेवलप हो, जैसा कि हमने सुना है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दैट किडनी इज बोथ द विलन एज वेल एज द विक्टिम ऑफ हाइपरटेंशन। तो क्या इस चीज को सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या वो आगे चल के भी किडनी के प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं? देखिए, जो हार्ट डिजीज है, पर से हार्ट डिजीज किसी को है, जैसे किसी को एंजाइना है, किसी को एमआई हुआ है, या किसी को बाईपास हुआ है, अगर ऐसा कोई पेशेंट हार्ट डिजीज का पेशेंट है, डेफिनेटली उनको फिर जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो थोड़ा कम होती है, उनकी इम्प्रॉपर होती है। इम्प्रॉपर मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग हार्ट की है वो अराउंड 60% इज नॉर्मल ईएफ, इजेक्शन फ्रैक्शन। अब जब भी किसी को हार्ट डिजीज होगी, डेफिनेटली दैट इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूसेस, कम हो जाता है। देन देयर इज अ टर्म नोन एज कार्डियोरेनल सिंड्रोम। Whenever the heart is affected, the renal part is also affected. The kidneys are also affected because of the heart dysfunction. And whenever a patient of chronic heart disease is there, he need to, or he has to have this kidney disease. उस तक इनिशियली वो लो थोड़ा कम टाइप की हो या कम इन्वॉल्व हो किडनी डिजीज, बट ग्रेजुअली अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म किडनी हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसको किडनीज भी अफेक्टेड हो जाती हैं। तो ऐसे में जब किडनीज इफेक्टेड हैं तो हार्ट इफेक्टेड और किडनी डेफिनेटली इफेक्ट होती है। तो अगर एक कोई हार्ट पेशेंट है तो नीड टू हैव रेगुलर चेकअप एज फार एज kidneys function is concerned, and whenever there is a dysfunction in kidneys, definitely need to address that and consult a nephrologist. And जो बात है ज्यादातर डिजीज होती है हार्ट की, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज तो बेसिकली घर है बीमारियों का। अगर डायबिटीज आपकी कंट्रोल नहीं है, आपके शुगर्स कंट्रोल नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो यू आर बेसिकली घर हुआ बीमारी का। और जब बीमारी का घर हो आप, तो उसमें आपको हार्ट डिजीज भी होगी, किडनी डिजीज भी होगी। तो यूजुअली क्या होता है कि 40-50 की जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक होते हैं, दे हैड बोथ हार्ट डिजीज एंड कार्डियक डिजीज, हार्ट डिजीज एंड किडनी डिजीज। एंड बहुत जरूरी है एक हार्ट डिजीज के पेशेंट का रेगुलर चेकअप कराना, ताकि किडनी डिजीज अगर हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके और नॉर्मल टाइम पे उसको हम उसमें इंटरवीन कर सके, ताकि हमारी किडनी डिजीज जो प्रोग्रेस ना करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल जो है श्याम जी हमसे पूछना चाह रहे हैं, और ये काफी लोगों का ये सवाल रहता है, इसलिए मैं थोड़ा इसका एक दूसरा एंगल देते हुए इसको विस्तार से पूछना चाहूंगा सर, कि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है किडनी ट्रांसप्लांट में ये एक बहुत अहम मुद्दा रहता है। और इसमें हमने बहरहाल ये भी देखा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों तक
एक अंधेरे या बंद कमरे में आइसोलेटेड रहना होता था कि इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, या फिर एक ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए आपको इम्यूनोसप्रेसिव दवाई लेनी होती है जिंदगी भर। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, कुछ चिंता इसको लेकर आम लोगों में है और थोड़ा डर भी है, तो प्लीज इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, अगर कोई सी किडनीज काम नहीं कर रही है, किडनी दोनों तरफ पूर्ण रूप से खराब हो गई है, डेफिनेटली ही हैज टू अंडरगो अ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो तय है। इसका हम लोग सोचते हैं कुछ कि अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव कोई ट्रीटमेंट है, तो नहीं है वो। कभी कभी होता क्या है कि हम जो अपने किडनी फंक्शंस को वेस्टर्न गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो कर लेते हैं, तो कुछ लोग क्या होता है जल्दी एडवाइस कर देते हैं, जल्दी। जैसे मेरा कोई पेशेंट आया आज, समझ लो आज कोई पेशेंट आया एंड ही आस्क्ड मी सर मेरा क्या होगा, तो मैं कहता हूँ भाई अभी तुम्हारी किडनी 30-40% कमजोर है, आप मेडिसिन रेगुलर लीजिए, दवाई लगातार खाइए और परहेज कीजिए ताकि आपकी किडनी जो है सलामत रहें और लंबे समय तक खाते हैं आपको। परंतु कुछ लोग क्या होता है, फिर मैं बोलता हूँ भाई अगर नहीं होगा तो बाई चांस फिर आपको 8-10 साल बाद, 5 साल बाद ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। तो कुछ पेशेंट ना उस चीज को घर जाके बोलेंगे, डॉक्टर साहब ने कहा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो इसलिए जो ट्रांसप्लांट है वो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर ने जल्दी एडवाइस कर दिया, बट आइडली एक पेशेंट जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं जब पेशेंट की दोनों किडनीज काम नहीं करती हैं, और जब किसी पेशेंट की दोनों किडनीज काम नहीं करती हैं, देन यू हैव टू कंपेयर उस जो पेशेंट दोनों किडनी काम पूर्ण रूप से नहीं कर रही है, उसके पास ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन है। या तो इलाज ना कराए, अगर इलाज नहीं कराएगा डेफिनेटली यू विल डाई, ठीक है ना। सेकंड वाले ऑप्शन है कि वो डायलिसिस कराए, और डायलिसिस कराएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी नहीं मिलेगी। थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट, और ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करते हैं एक जिसकी दोनों किडनी खराब है उससे, उसको कंपेयर करिए। आप एक नॉर्मल आदमी से मत कंपेयर कीजिए कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मेरी उम्र 10 साल जीऊंगा, और एक किडनी पेशेंट ने ट्रांसप्लांट कराया है वो 8-10 साल 12 साल जिएगा, ऐसा तो नहीं होना। ऐसा आप कंपेयर उससे कीजिए डायलिसिस वाले से, जो आदमी डायलिसिस करा रहा है। तो आप किसी को डायलिसिस वाले से कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट मोडेलिटी एज फार एज रीनल ट्रांसप्लांट, एज फार एज ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज इज कंसर्न। तो ये कोई इसमें वो है ही नहीं कि ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट मोडेलिटी फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेशेंट ऑफ किडनी डिजीज, ये तो तय हो गया। अब बात आई रिजेक्शन की। तो देखिए, अगर एक पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट डेफिनेटली हमारे लिए एक कॉमन प्रक्रिया है। हम ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 ट्रांसप्लांट करते आ रहे थे पहले, अभी कोविड में हमारा कम हो गया था, देन अगेन अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो हमने ट्रांसप्लांट शुरू कर दी। तो हमारे लिए इट्स कॉमन प्रोसीजर, बट फॉर अ लेमैन और फॉर अ इंडिविजुअल जिसके घर में पहली बार डिजीज हुई है, उसके लिए ट्रांसप्लांट एक बड़ी प्रक्रिया है, इसमें दो राय कहीं तक नहीं है। और डेफिनेटली जब कोई प्रोसीजर हम करते हैं, किसी किडनी हम लगाते हैं, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटरप्ले करते हैं। सिर्फ किडनी में सिर्फ ग्राफ्ट ही नहीं, वो ग्राफ्ट किस एज का है, उससे क्या रिलेशन है, उससे HLA मैचिंग कितनी है, उस पेशेंट को कुछ ब्लड प्रेशर तो नहीं था, जो किडनी हमने से ली है उसके कोई किडनी की प्रॉब्लम छोटी मोटी तो नहीं थी, कोई छोटा मोटा सिस्ट तो नहीं था, जो उसका GFR था किडनी जो हमने लगाई वो कितना GFR था, आइडली इट शुड बी अराउंड 40, बट इट कुड बी 60 आल्सो, इट कुड बी 35 आल्सो। 40 होना चाहिए आइडली, बट इट कुड बी हायर, इट कुड बी लोअर। अब अगर थोड़ा लोअर होगा 35 होगा, डेफिनेटली जो सर्वाइवल है ग्राफ्ट का, किडनी लगाई हमने, उसका सर्वाइवल कम होगा। तो बेसिकली देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इंटरप्ले एज फार एज ग्राफ्ट फंक्शन इज कंसर्न। अगर एक मेल 30-40 ईयर जो ओल्ड मेल है, उसकी माँ जो कि 45-50-60 की एज की है, वो दे रही है HLA, माँ दे रही है, तो हैप्लोआइडेंटिकल मैच होगा, आधे आधे एलील मिलेंगे, उनके 6 एलील होते हैं, आधे एलील मिलेंगे, बट कभी कभी 6 के 6 एलील मिलते हैं माँ के साथ में। अगर माँ के साथ में 6 एलील मिलेंगे डेफिनेटली सर्वाइवल बेटर होगा, अगर 3 एलील मिलेंगे सर्वाइवल कम होगा। अगर उसी की वाइफ देगी डेफिनेटली HLA आइडेंटिकल नहीं होगा, HLA मैच नहीं करेगा, तब भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो HLA मैच नहीं करे तो डेफिनेटली सर्वाइवल कम होगा। बट अगर आप कंपेयर करेंगे डायलिसिस से, डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जो लेंथ ऑफ लाइफ और जो हमारी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है आफ्टर गेटिंग ट्रांसप्लांट। अब बात है रिजेक्शन। रिजेक्शन कैसे होता है? ऐसे हमारा पेशेंट था, ट्रांसप्लांट कराया, वो अमरोहा करने वाले हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, अभी 8 महीने ट्रांसप्लांट पहले हुआ है। वो भाई साहब ने क्या रीजन हुआ मेरे समझ में नहीं आया, बट ही लेफ्ट मेडिसिन एंड एज सून एज ही लेफ्ट मेडिसिन, इनका क्रिएटिनिन जो कि 1.2 1.3 चल रहा था, ही वेंट टू 7-8,
फिर वो एडमिट हुए, उनके हमने ग्राफ्ट की किडनी की बायोप्सी करी, देन वी बायोप्सीड, और उसमें जो बीमारी आई, रिजेक्शन आया उनको, रिजेक्शन में ट्रीट किया। अब फॉर्चुनेटली उसका क्रिएटिनिन दोबारा से 2.8 आया, करीब 10 दिन हो गए बात। तो बेसिकली किडनी जो फंक्शन कर रही थी नॉर्मली, वो एक एबनॉर्मल फंक्शन करने लगी, और फिर हमने इनको ट्रीटमेंट किया तो रिकवरी पे आ गई, बट वो नॉर्मल नहीं रही, अभी भी एबनॉर्मल ही है, 2.8 क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली सर्वाइवल जो है कम हो जाएगा। हमारे पास कई पेशेंट हैं, यंग पेशेंट, एक हमारे पास लड़का है अनस नाम का, उसका जो है ऑलमोस्ट 12 इयर्स डाउन द लाइन, 12 इयर्स हो चुके हैं, इज गुड। जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसकी एज करीब 18 थी, अब वो बड़ा हो गया है, शादी भी उसकी लास्ट ईयर करी थी उन्होंने, उनके घर वालों ने, एंड ही इज डूइंग फाइन। तो ट्रांसप्लांट में सर्वाइवल ऑफ ग्राफ्ट, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं, और जो डॉक्टर की तरफ से डॉक्टर करता है, जो पेशेंट की तरफ से पेशेंट करता है, और जो बाकी चीजें सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अवेलेबल, और बेस्ट ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स who are unfortunately kidney disease patient stage 5। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत ही अहम सवाल पूछने के लिए। और सर ने जैसा कि बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है, इसको लेकर घबराने की या एंजाइटी वाली बात नहीं है। दिस इज एनी टाइम बेटर एज कम्पेयर टू डायलिसिस। अगर अपने डॉक्टर्स के साथ सिनर्जिस्टिकली, जैसा कि डॉक्टर्स आपको बताएं, अगर आप उसको सही तरीके से निभाते हैं लॉन्ग रन में, तो बहुत ही खुशहाल जिंदगी आप उसके साथ जी सकते हैं, एंड इट इज अ ब्लेसिंग। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल इकबाल जी जो है वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि किडनी डिसऑर्डर्स में इतनी इंक्रीज या मात्रा में बढ़ने का कारण क्या है सर? क्या ये हमारा डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, या अगर इसे हमें कम करना है या चेक करना है तो क्या कर सकता है एक साधारण आदमी? किडनी डिजीज के जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है कि डायबिटीज इज इंक्रीजिंग रैम्पेंटली, है ना। उसका रीजन ये है कि डायबिटीज क्यों बढ़ रही है हमारे यहाँ ओबेसिटी बढ़ रही है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और एक कुछ सब वो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज बहुत ज्यादा है, और डायबिटीज वो कंट्रोल नहीं करते हैं। तो डायबिटीज एक मेजर चंक है हमारे पेशेंट्स में जो किडनी डिजीज बढ़ रही है। सेकेंडली जो हमारे पेशेंट्स हैं, सिमिलरली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, कोई बोलते हैं 140/90 नॉर्मल होता है, मेरी एज में 150/90 नॉर्मल है, ऐसा नहीं है, गलत, इट्स ऑल रॉन्ग। अगर आपको स्प्रिंट ट्रायल अभी आया है, 2010 में आया ट्रायल है, इस तो 2019 में आया अभी ट्रायल, नया ट्रायल है बिल्कुल, दैट सेज कि इवन इन एल्डरली पेशेंट, जो कि उम्र दराज व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 रह रहा है, या 120/80 से भी कम रह पा रहा है, या कम रख पा रहे हैं आप, और आपको चक्कर या छोटा चक्कर नहीं आ रहा है, तो एज लो एज जितना ब्लड प्रेशर कम रखेंगे उतना आपका किडनीज, हार्ट और बाकी चीजों, ब्रेन पे असर ब्लड प्रेशर का ना के बराबर होगा। तो ये अब ये प्रूवन फैक्ट है कि 140/90 या 150/90 नॉर्मल है मेरी एज के लिए, ये गलत नोशन है, बिल्कुल टोटली रॉन्ग नोशन है। सिमिलरली डायबिटीज है फास्टिंग 100, बीपी 140 प्लस माइनस 10, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। फास्टिंग 100, बीपी 140 प्लस माइनस 10 एक्सेप्टेबल। बट आप हो गई मैं तो वन फास्टिंग मेरी 140 ठीक है, 152 ठीक है, वो गलत है। तो यू हैव टू वेरी पर्टिनेंट रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। ये हमारे मेजर चंक हैं किडनी डिजीज बर्डन के। थर्ड जो मेरा चंक आता है हमारा आता है वो आता है डिजीज पथरी की रोग। हमारा जो एरिया है ये वेस्टर्न यूपी का और एनसीआर का, इसे स्टोन बेल्ट कंसिडर टू बी स्टोन बेल्ट। स्टोन बेल्ट क्यों कहते हैं इसको? स्टोन बेल्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा सा हार्ड वाटर है, एंड इट्स फुल ऑफ मिनरल्स। ऐसे पेशेंट में जो हमारा स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अब हमारे यहाँ क्या है, जब स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो मरीज है तो उसका फिर जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं वो भी अपने हिसाब से कुछ वो करते हैं, इलाज करते हैं मरीजों का। बट जो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हर पथरी रोग का एलोपैथी से इलाज कराएं, मुझसे इलाज कराएं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा। बट एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो हर आदमी को याद रखनी चाहिए दिमाग के अंदर, कि अगर मेरी पथरी रुकावट पैदा कर रही है, अगर मेरी पथरी रुकावट पैदा कर रही है और उसका साइज 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो पथरी लॉन्ग रन में मुझे नुकसान करेगी। ये बात आप ध्यान रखें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पथरी रोग को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा एलोपैथी का, और वो इवन रुकावट करने वाली पथरी का भी इलाज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लेटर ऑन दे एंड अप इनटू क्रॉनिक किडनी डिजीज। और जो थर्ड चंक है हमारे यहाँ मेरठ में, एनसीआर में आसपास, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, स्टोन डिजीज की वजह से।
जो फॉर्चुनेट बात ये है एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट व्हाट आई शुड से कि जो किडनी डिजीज पर से हैं, जैसे क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, क्रॉनिक इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस है, क्रॉनिक सिस्टिक डिजीज ऑफ किडनीज हैं, ये हार्डली 10 to 5% ही कंट्रीब्यूट करती है किडनी डिजीज को। तो मेनली जो चंक हमारा है वो किडनी डिजीज का, वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सी रोग, ये तीन जो मेन हमारे फैक्टर्स हैं, ये इंटरप्ले करते हैं और हमारे पेशेंट्स को किडनी डिजीज बहुत कॉमन है। इसके अलावा जैसे बताया भाई साहब ने कि भाई यंग पेशेंट में किडनी डिजीज हो रही है, तो यंग पेशेंट में 3-4 कॉमन कॉजेज हैं। एक तो आजकल बहुत प्रोटीन डाइट हम बहुत ले रहे हैं, खासकर कुछ लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो प्रोटीन, एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज आल्सो हार्मफुल टू किडनीज। और जो खासकर जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है, जो प्रोटीन के डिब्बे आते हैं, इट इज वेरी हार्मफुल, दैट कॉजेज इंक्रीज हाइपर। प्रोटीन आप ज्यादा खाएंगे तो किडनी ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिस किडनी को दौड़ना है 100 की स्पीड से, उसको दौड़ाते हैं आप 120 की स्पीड से। जब किडनी 120 की स्पीड दौड़ेगी तो डेफिनेटली उसमें वो धीरे कम काम करने लगेगी। तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन इज ब्लड प्रेशर, शुरू में ब्लड प्रेशर या पेशाब में प्रोटीन होना शुरू होता है, और धीरे धीरे ये बीमारी जो है बढ़ती आती है और पेशेंट को किडनी डिजीज डेवलप हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि डिजीज कॉमन और रैम्पेंट इसलिए होती जा रही है क्योंकि हम लोग उस जो हम इलाज करते हैं वो हम प्रॉपर नहीं करते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट बात हम हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारा जो सर्वाइवल है, जो हमारे पेशेंट्स में सर्वाइव, जैसे हमारी जिंदगी की जो औसत आयु है हम लोगों की, वो बढ़ गई है। पहले वो जो औसत आयु थी 55 साल के आसपास थी, नाउ इट इंक्रीज टू 65-68, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से। जब बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होंगी तो हमारी क्रॉनिक डिजीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो क्रॉनिकली लंबे समय तक चलेंगी और पेशेंट को अल्टीमेटली किडनी फेलियर डेवलप होता है। तो बेसिकली मल्टी फैक्टोरियल रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंसिडेंस ऑफ किडनी डिजीज बढ़ गया है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एंड बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल जी का भी, उन्होंने ये सवाल पूछा। तो सर के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमारे डे टू डे जिंदगी में जो चेंजेस हैं, डाइट चेंज है, वो आप लाएं। प्लस आजकल जो एक चलन, जैसा कि सर ने भी बताया कि प्रोटीन का जिम करते हुए एक चलन है, तो उसको अगर आपको लेना है प्लीज किसी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर ही आप लें। वे प्रोटीन हो या किसी भी तरीके का अननेचुरल प्रोटीन हो या प्रोसेस्ड प्रोटीन हो, उसको लेने से पहले आप एक सर किसी भी एक किडनी विशेषज्ञ हो या किसी भी डॉक्टर या एक्सपर्ट से आप सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रोटीन लेना है तो आप नेचुरल प्रोटीन ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि जैसा हमारे मेडिकल इसमें है कि पर केजी वेट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज व्हाट इज रेकमेंडेड। तो उसके हिसाब से अगर आपका वजन 60 केजी का है तो 60 ग्राम प्रोटीन, बिल्कुल इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। आई थिंक इसी का ध्यान हमको रखते हुए हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो हम किडनी के प्रॉब्लम्स आगे कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सर शायद जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारे साथ मेरठ से ही शायद जुड़े हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी किडनी फंक्शन थोड़ी लो है, मैं 28 साल का एक लड़का हूँ और डायलिसिस पे ऑलरेडी हूँ, तो मुझे ये चिंता है कि मेरी उम्र बढ़ते बढ़ते क्या मेरा सीकेडी प्रोग्रेशन जो है क्या वो और आगे बढ़ सकता है या वर्स हो सकता है, आपकी राय से? देखिए साहिल भाई, आप ऑलरेडी डायलिसिस के ऊपर, जैसे आपने बताया, और अगर आप डायलिसिस के ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपका जो किडनी फंक्शन है ऑलरेडी वो नहीं है, ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के अंदर किडनी फंक्शन नहीं के बराबर है, तभी आप डायलिसिस के ऊपर हैं। तो मेरा राय ये है कि आप डायलिसिस के ऊपर हैं, यू आर सो यंग, 24 ईयर ऑफ एज, डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ ट्रांसप्लांट एज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर आपको अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी शादी हो, बच्चे हो, तो आपकी लंबी लाइफ लगे, तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरगो अ ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप जैसे पेशेंट्स के लिए, ताकि आप कम से कम 15 से 20 साल ठीक जिए इस किडनी के सहारे, और जो नहीं लगाई जाएगी, और आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो काफी गुना इम्प्रूव कर जाएगी। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि सिंस यू आर ऑलरेडी ऑन डायलिसिस, इसका मतलब है आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 है, तो ऑलरेडी योर किडनी फंक्शंस आर काफी कम है, वो इम्प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज आपको है, और तो यू नीड टू अंडरगो अ ट्रांसप्लांट व्हिच इज द बेस्ट सॉल्यूशन एज फार एज यू इज कंसर्न्ड। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। शायद जी हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आप बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ जीवन जिए। और जैसा कि शाहिद जी सर जानना भी चाह रहे थे आपकी ओपीडी टाइमिंग्स या आपसे कैसे संपर्क किया जाए, वो एक्चुअली सहारनपुर से हैं, वो आपसे संपर्क में आना चाह रहे थे, तो आप प्लीज अपना डिटेल्स थोड़ा सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरा ओपीडी टाइमिंग है वो न्यूटीमा हॉस्पिटल में मैं हूँ, कार्यरत हूँ, और न्यूटीमा हॉस्पिटल में ओपीडी में 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 3 से 4 बजे तक करता हूँ रोज, और संडे भी ऑफ होता है, बट इमरजेंसी आई डू टेक। और इसके अलावा नंबर मेरा आपसे शेयर किया होगा,
9837338080। तो whenever you feel आप व्हाट्सएप भी बात कर सकते हैं मुझसे, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और हॉस्पिटल का जो नंबर है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे 9927600666। तो मेरा नंबर हुआ 9837338080 और हॉस्पिटल का जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो 9927600666। तो बहुत इजी है, वैसे गूगल आजकल अवेलेबल है और बाकी चीजें बहुत अवेलेबल हैं, तो मुझे तो नंबर मेरा लेना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। तो आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आई एम अवेलेबल, स्पेशली इमरजेंसी 24 आवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और रूटीन पेशेंट्स में आपको बता दिया है, न्यूटीमा हॉस्पिटल मैं कैटर करता हूँ। शाम की आजकल ओपीडीज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, अदरवाइज शाम की ओपीडी में शहर में ईस्ट चौराहे पे करता हूँ। मैं आशा करता हूं कि सबने सर का नंबर्स और डिटेल्स नोट कर लिया, और अगर आपने नहीं भी किया है तो मैंने चैट बॉक्स में नीचे नंबर्स और सर के डिटेल्स सारे दे दिए हैं। इसके अलावा भी आप सर के फेसबुक प्रोफाइल पे लॉगिन करके या जाकर आप वहां पे सारे डिटेल्स कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा, जो सर ने अपना नंबर शेयर जरूर किया है, लेकिन प्लीज 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 वो अपने ड्यूटी पे कार्यरत है, कोविड ड्यूटीज पे भी कार्यरत है, काफी पेशेंट्स है जो उनको देखनी पड़ती हैं, तो उनको अनवांटेड कॉल्स या किसी भी तरीके का जो जिसको अवॉइड किया जा सकता है उस तरह के कॉल्स आप ना करें। जहां जरूरत है प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ ही सर को आप कांटेक्ट कीजिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल असलम जी का है कि मैं डायलिसिस पे तो हूँ एंड देयर इज सम इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम भी इसके साथ मेरे को अक्सर देखा जाना पड़ता है। सर इसके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, यूजुअली अगर आप डायलिसिस के ऊपर है, रेगुलर डायलिसिस आप ले रहे हैं ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, तो इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी यूजुअली नहीं होनी चाहिए। Why I'm saying so? Because हमारे डायलिसिस मशीन आजकल एडवांस मशीन्स हैं और वो उसमें जो टेक्नीशियन है वो पहले से ही हम लोग चेक करते हैं। मैं भी जब जाता हूँ राउंड ले जाऊँ पेशेंट डायलिसिस पेशेंट का, तो वी चेक इट कितना सोडियम कंटेंट हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाई चांस अगर किसी का सोडियम ऊपर नीचे हो भी रहा है या पोटेशियम ऊपर नीचे हो रहा है, तो डेफिनेटली विद द ऑप्शन होता है डायलिसिस यूनिट के अंदर, इसके हिसाब से आप अपना सोडियम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो टेक्नीशियन से कह के। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बड़ा आसान काम है। आपको अपना जो सोडियम है वो आप 135 से लेकर 145 रखना है। तो हम जो मशीन का सोडियम है वो 140 रखते हैं यूजुअली, 138 140 रखते हैं, ताकि हमें यू नेट्रीमिया रहे बॉडी में। और पोटेशियम डेफिनेटली हार्मफुल होता है किडनीज के लिए, पेशेंट जो किडनी डिजीज के पेशेंट है तो वो हमें थोड़ा लोअर साइड में रखना चाहिए, तो वो हम लोअर साइड में रखते हैं। एंड इट्स ऑल बीइंग डन बाय द मशीन। अगर बिल्कुल ही इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी आपको हो रही है स्टिल ऑन डायलिसिस, तो आई सजेस्ट कि आप जो मशीन आप यूज करते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट्स एक बार चेक करा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मशीन में ही कुछ एरर आ रहा हो कि मशीन में इलेक्ट्रोलाइट ठीक ना दे रही। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं असलम जी से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप डायलिसिस या इसके लिए जहां भी जा रहे हैं, पहले ये चेक कीजिए कि कोई नेफ्रोलॉजिस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे अटेंडेंट्स भी करते हैं। वो खैर वो सर्टिफाइड है, बट फिर भी आप अगर चेक कर लें कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, इट विल रियली रियली हेल्प यू। या फिर अगर आप सर का कंसल्टेशन लेना चाहें, सर से डिस्कस करना चाहें, तो आपके नंबर्स, सर के नंबर्स मैंने नीचे डिटेल चैट बॉक्स में दिए हुए हैं, आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर इससे मिलता जुलता सवाल जो एक आम पब्लिक के लिए भी है, मैं उनके बिहाफ में ये पूछना चाहूंगा कि हमने अक्सर देखा है कि डायलिसिस करवाने जब आते हैं पेशेंट, तो उस दिन मॉर्निंग में कभी-कभी डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि आप आज एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाई है, बीपी की दवाई, वो ना लेकर आएं, या कभी-कभी ऐसा ना भी बोलते हैं उनको। तो इसका क्या रीजन है और क्या ये करना सही है? देखिए वरुण जी, होता क्या है कि जो पेशेंट्स हमारे होते हैं यूजुअली ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है 3 दिन के अंदर, और जब 3 दिन या 2 दिन गैप देते हैं डायलिसिस के बाद, तो फिर उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जो हमारे पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के, ये पेशेंट्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है इट्स मेनली फ्लूइड डिपेंडेंट। फ्लूइड डिपेंडेंट मतलब कि एज सून एज पेशेंट का फ्लूइड बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पेशेंट विल गेट हाइपरटेंसिव। और एज सून एज द फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम बॉडी ऑन ड्यूरिंग डायलिसिस, तो पेशेंट का हाइपोटेंशन या बीपी कम होता है। इसलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट नॉन कंप्लायंट पेशेंट है, पेशेंट इरेगुलर डायलिसिस कर रहा है या फिर डायलिसिस रेगुलर नहीं कर रहा है, और काफी मात्रा में पानी पीता है, 2 से 3 लीटर पानी पीता है, और हमें 4-5 लीटर पानी निकालना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट में हमें पानी निकालते समय पेशेंट को हाइपोटेंशन ना हो, ब्लड प्रेशर कम ना हो, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग डोज ऑफ ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव को मना करते हैं। सेकेंडली, जो हमारी दवाइयाँ हैं दे आर डायलिजेबल, डायलाइज हो जाती है दवाइयाँ हमारी ड्यूरिंग डायलिसिस, तो पेशेंट को अगर हम देंगे तो भी वो काम नहीं करेंगी। तो और एंड पेशेंट मतलब यूजुअली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ड्यूरिंग डायलिसिस ज़्यादा पेशेंट्स का,
तो ड्यूरिंग डायलिसिस या आफ्टर डायलिसिस ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट दवाई दी जाए, ताकि पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोटेंशन या बीपी कम ना हो, खासकर उन पेशेंट के लिए जो कि इनका पेशेंट में हमें काफी मात्रा में पानी निकालना पड़ता है। अगर ज्यादा पानी नहीं निकालने की जरूरत पड़ती है, आपका हार्डली वेट गेन 1 से 1.5 लीटर है, और भगवान की दुआ से आपका रेजुअल वो जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन वॉल्यूम है, वो ठीक ठाक है, तो कभी कभी हम पानी निकालते नहीं है। तो जिन पेशेंट का पानी नहीं निकालते, उन पेशेंट में एंटी हाइपरटेंसिव की डोज की बंद करने की जरूरत नहीं है। पर जिन पेशेंट का पानी हमें काफी मात्रा में निकालना पड़ता है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए हमें पानी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हमें बंद करनी पड़ती है, ताकि ड्यूरिंग डायलिसिस उन्हें हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर कम ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ने से पहले सर आपसे परमिशन लेना चाहूंगा, कुछ सवाल आपके चाहने वाले और सवाल, आई थिंक कुछ सवाल हमारे पास पेंडिंग है, तो आई होप हम थोड़ा टाइम आपका और ले सकते हैं। कुछ सवाल मैं आपको और पूछ लेता हूँ। इससे पहले सर फेसबुक में आपके कुछ चाहने वाले, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी तारीफों वाली चीजें लिखी हैं, उसमें मैं एक आध पढ़ देता हूँ। जैसे रोहित त्रिवेदी हैं, वो कहना चाह रहे हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। और उन सब के तरफ से जो भी लिसनर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उन सब के तरफ से एक बड़ा सा शुक्रिया था सर हमारे एंड से, कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आप जुड़े और इस पेशेंटली आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। एक जो कॉमन सवाल और आता है डायलिसिस पेशेंट में ज्यादातर, कि नाइट डायलिसिस जो है वो इंडिया में, या नॉक्टर्नल डायलिसिस इंडिया में अभी उसने सही तरीके से चालू नहीं हो पाया। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर इसको होना चाहिए? क्या आप कुछ कहना चाहें सर इसमें? देखिए, नाइट डायलिसिस मेरा सपना था। मुझे फॉर्चुनेटली जब मैं डीएम कर रहा था एसएमएस जयपुर से, तो आई गॉट अ सेमिनार ऑन एडिक्वेसी डायलिसिस। तो एट दैट टाइम आई रेड द लिटरेचर लॉन्ग बैक, बहुत पुरानी बात होगी, बट आई स्टिल डू रेड अबाउट एडिक्वेसी डायलिसिस। तो जो फ्रेंच ये बेसिकली नाइट डायलिसिस आपने बताया, यू आर डेफिनेटली लर्नड पर्सन, आपने कहाँ पढ़ा मुझे पता नहीं, बट ये जो भी आपने पूछा है बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि मेरठ में ये इम्प्रूव चीजें हैं, मतलब ये आए और लोग खुद बोलें कि हमें नाइट डायलिसिस करो। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है नाइट डायलिसिस? नाइट डायलिसिस है तहसीन, तहसीन एक जगह है, इट्स नॉट तहसीन, इट्स TASSIN, तहसीन ग्रुप, जो फ्रांस में बेसिकली ये है। वहां पर वो क्या करते हैं कि दे गेट नाइट डायलिसिस, उसमें वो 8 आवर्स डायलिसिस करते हैं, और उसमें जो इंडिविजुअल जो डायलिसिस कराता है, वो आता है, डायलिसिस नीडल लगाता है, खुद ही करता है, या फिर जो अटेंडेंट रहते हैं वहाँ, टेक्नीशियन रहते हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, और वो डायलिसिस शुरू करते हैं, एंड ही गोज टू स्लीप। और वो 8 दिन, हफ्ते के 8 दिन डायलिसिस, सॉरी हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस करते हैं। 2 दिन वहाँ पर यूजली ऑफ होता है, तो फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, बाकी 5 दिन डायलिसिस करते हैं। एंड व्हाट दे हैव सीन, जो बेनिफिट देखा गया है लॉन्ग नाइट डायलिसिस का, वो ये देखा गया है कि पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग लेनी पड़ती है, इसके अलावा जो फ्लूइड मैनेजमेंट है पेशेंट का, वो इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट है, वो जितनी भी चीजें हैं पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज से रिलेटेड, वो सारी बेटर हो जाती हैं। पेशेंट को जो बेसिकली होता है क्या, जब हम इंटरमिटेंट डायलिसिस करते हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। जब हम डायलिसिस करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो बीपी कम हो जाता है। जब हम डायलिसिस नहीं करते, 2-3 दिन गैप देते हैं, तो इंटरडायलिटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका, तो उससे एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो अगर आप ये जो फ्रेंच प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करते हैं, तो आपका जो लाइफ है, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ है, डेफिनेटली वो इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू ट्वाइस अ वीक। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल क्या है इंडिया में, मतलब मेरठ में, ट्वाइस अ वीक डायलिसिस का है। ट्वाइस अ वीक इज डेफिनेटली नॉट बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू थ्राइस अ वीक। अगर हम थ्राइस अ वीक की बात करते हैं, तो इंटरमिटेंट शॉर्ट डायलिसिस 2 से 3 घंटे डायलिसिस ऑल्टरनेट डे कराएंगे, तो वो मोर बेनिफिशियल है। देन द बेस्ट इज दिस, जो आप बताया आपने कि नाइट डायलिसिस कराइए, आप लॉन्ग डायलिसिस नाइट में कराइए, अपना आराम से सोते रहिए, और आपको है बेटर वो मिलेगा। इवन जब शुरू में हम आए, मेरठ में आए, तो उस समय मेरा सेंटर मेरा अपना नहीं था, तो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम थी, बट नाउ आई गवर्न सेंटर। और अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछता है, मैं सजेस्ट भी करता हूँ उसको, तो डेफिनेटली वी कैन गिव देम डायलिसिस, और फाइनेंशियली भी इनको लॉस नहीं होगा, वी विल अकोमोडेट उसी कॉस्ट में, एंड वो एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा टाइम और एक लंबा टाइम अपनी जिंदगी का डायलिसिस पे गुजार पाएंगे अगर वो नाइट डायलिसिस कराते हैं। एंड थैंक्स मिस्टर अरुण, रियली आई एम रियली थैंकफुल कि आपने बहुत सालों बाद ये मेरे दिमाग में जो एक कीड़ा था आपने जगाया, और वो इस सुनेंगे।
अगर उनको कुछ अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली दे कैन आस्क मी, और डेफिनेटली मैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 8 घंटे डायलिसिस के ज्यादा कॉस्ट लेंगे उनको, विल टेक सेम नॉमिनल कॉस्ट जो होती है डायलिसिस की, एंड विल ट्राई टू क्या वो किक स्टार्ट हो जाए पीरियड में एटलीस्ट, ताकि एक डायलिसिस का जो है ना लॉन्गिविटी बढ़ जाए पेशेंट की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने थोड़ी सी स्टडी इसके बारे में की थी, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम लगातार कर रहा हूँ, तो इसी वजह से हमने ये सवाल पूछा, बिकॉज नाइट डायलिसिस मैंने भी जो फ्रांस में तहसीन के बारे में आपने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था उसके जो आउटकम्स थे। तो इसी दौरान मैं चाहूंगा कि आपने भी एक पहल शुरू की है और आप काफी इंटरेस्टेड है इसमें, तो मैं सबसे जो हमें सुन रहे हैं, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप मेरठ में है सर के पास, अगर आप ट्रीटमेंट करवाना जाना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, प्लीज 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 सर को कांटेक्ट करें। नाइट डायलिसिस बहुत पॉसिबल है, सर आपको उसमें हेल्प करें। और जैसा कि सर ने बताया, फाइनेंशियल बर्डन उसका मैं नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो आप इस पे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। तो प्लीज 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 आप इसके लिए डॉक्टर साहब को कंसल्ट करें। मैंने नंबर्स दोबारा सर के दोबारा चैट बॉक्स में दे दिए हैं, या फिर आप सर को फेसबुक या नंबर्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। बानू जी है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं बचपन से, मेरे को एक ही किडनी है और ये कुछ दिन पहले ही डायग्नोस हुई है सिटी स्कैन के दौरान, और मुझे कोई हेल्थ इश्यूज एज सच अभी तक नहीं देखा गया है। राइट वाली किडनी मेरे पास है और मैं एक हेल्दी डाइट और नॉर्मल पानी का जो सेवन है मैं वो कर रही हूँ। तो इसके अलावा मुझे और कोई सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही किडनी है, तो इसके साथ मैं एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो क्या कोई और सावधानी की जरूरत है मुझे? देखिए, भगवान ने 2 किडनी बनाई सोच के बनाई है, ऐसा तो नहीं कि नहीं बिना सोचे समझे बना दी। तो 2 किडनी बनाई है, तो उसमें बेसिकली हमारा किडनी कभी-कभी एजेनेसिस हो जाती है, बनती नहीं है बचपन में, बट उससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु आपको जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने बात पहले भी डिस्कस किया, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का, स्पेशली जिनको सोलिटरी किडनी, एक किडनी। अब लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हमारे पास 2 किडनी है, हम अपना जो हमारा आइडल वेट 75-60 केजी वेट अगर हमारा आइडल है, हम उसको 80-90 भी कर लेंगे तो किडनी थोड़ा काम कर लेंगे। बट अगर आपका सोलिटरी किडनी है और आप एक किडनी में नेफ्रॉन, हमारे जो किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस होता है, फिर ट्यूब्यूल होते हैं, फिर उसको पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। जैसे माचिस तिल्ली होती है, उसके अंदर 50 तिल्लियां होती है, 50-100 तिल्लियां होती हैं, तो दैट एक सिंगल तिल्ली इज इक्वल टू 1 नेफ्रॉन। तो ऐसे किडनी में हमारे एक किडनी में 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक इंडिविजुअल को। तो अगर हम एक किडनी है पहले से, तो हमें 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं बॉडी में, बट भगवान ने हमें 10 लाख के दिए। डेफिनेटली हमें कम नेफ्रॉन्स दिए हैं भगवान ने। वो नेफ्रॉन अगर हम उस पर ज्यादा बॉडी वेट डाल देंगे, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, ज्यादा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रखेंगे, डायबिटीज अनकंट्रोल रखेंगे, कोई भी बीमारी हमारे अंदर है और उसको हम अनकंट्रोल रखेंगे, हम दवाई की गोलियां खाएंगे, दर्द की गोली खाएंगे जो किडनी में नुकसान करती हैं, एंटीबायोटिक से सेवन एक्स्ट्रा करेंगे, तो ऐसी चीज करेंगे जो कि किडनी को हार्म करती हैं। राइट फ्रॉम वेट, अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, ड्रग्स, है ना, ये जितनी भी चीजें हम करते जाएंगे तो हम डेफिनेटली अपनी किडनी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक खुद ही हम प्रयास करेंगे। और फिर 40 to 50 की एज में यूजली होता क्या है, इनिशियली इट स्टार्ट विद प्रोटीनूरिया, शाम में प्रोटीन आना शुरू होता है, और ग्रेजुअली फिर हाइपरटेंशन, और फिर ग्रेजुअली किडनी फंक्शन कम होने शुरू होता है। And by the age of 40 to 60 years, patient might require some form of treatment, especially to antihypertensive। बाद में फिर और किडनी खराब है तो फिर और प्रॉब्लम होती है। बट यूजुअली जो नॉर्मल एक देखा गया है कि दिस जो पेशेंट होते हैं सोलिटरी किडनी वाले, अगर कोई इनको मेजर इलनेस नहीं होती ड्यूरिंग देयर लाइफ, तो दे लिव नॉर्मल हेल्दी लाइफ, मतलब अपनी पूरी जिंदगी पूरी कर लेते हैं विद सिंगल किडनी। ऐसे बहुत बहुत महानुभव इंडिया में हुए हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं, एंड दे हैड अ सिंगल सोलिटरी किडनी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोलिटरी किडनी है तो आपको थोड़ा सा समझदार हो जाना पड़ेगा, और आपको ओबेसिटी अवॉइड करनी पड़ेगी, मोटापा नहीं होना चाहिए। अगर डायबिटीज हो तो डायबिटीज कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, दर्द की दवाइयाँ ना खाएं, एंटीबायोटिक का सेवन एक्स्ट्रा ना करें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें, डेफिनेटली आपको जो है आपकी किडनी जो एक भगवान ने दी है वो सालों साल आपकी जो है काम करेगी, और आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। बट स्टिल आप 6 महीने पे, साल भर पे अपने पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर तो नहीं रह रहा है, शुगर तो नहीं हो रहा है, रीनल फंक्शन टेस्ट करा लें तो अच्छा रहेगा, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, और हमारी भी यही दुआ है कि आप एक बहुत ही सेफ जीवन, सफल जीवन जिएँ, एक किडनी के साथ भी, और जैसा कि सर ने बताया सावधानियों का ध्यान रखते रहें, मार्जिन ऑफ एरर आपके पास कम है, बट उस चीज़ को आप टेस्ट ज़्यादा ना करें, रेगुलर चेकअप्स करवाएँ और साथ ही साथ अपने डाइट्स और लाइफ़स्टाइल का ध्यान दें। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है, ये आफरा जी हैं, वो पूछना चाह रही हैं कि बहुत सहज सवाल है, और सर आप जिस सहजता से और जिस आसानी से आप जवाब दे रहे हैं उदाहरण के साथ, वो आई थिंक व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए वो बैक टू बैक सवालों की लड़ी लगा रहे हैं। आफरा जी आपसे पूछना चाह रही हैं कि हम जैसे साधारणतः डायलिसिस करने जाते हैं, तो एज़ अ पेशेंट हम डायलिसिस मशीन या ऐसी कोई रिकमेंडेशन, जैसे फूड के केस में हम देखते हैं एफएसएसआई अप्रूव्ड है, तो वैसे डायलिसिस सेंटर या डायलिसिस मशीन को चेक करने का या सर्टिफाई करने का कोई जरिया हो, जिससे एक आम पेशेंट पहचान पाए या समझ पाए कि ये सही है, इसकी कोई जानकारी अगर आप हमें दे सकें? देखिए, वैसे तो मेरठ में कम से कम जब मैं आया था शुरू में 1 आध 2 सेंटर थे मेरठ में, बट अब लास्ट मैं 2005 में मेरठ में आया था, 2020 को 15 साल हो गए। तो मेरठ हैज़ डेवलप्ड अ लॉट और काफ़ी सेंटर्स खुल गए हैं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है कि ये ना कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई भी इवन डॉक्टर्स नहीं विज़िट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ ऐसे सेंटर्स कुछ हैं, जहाँ पर डॉक्टर विज़िट नहीं करता है। अब जब डॉक्टर विज़िट नहीं करते, डेफिनिटली टेक्नीशियन बेस्ड अगर डायलिसिस यूनिट्स हैं, तो वो टेक्नीशियंस दे नीड ना उनको ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, और फिर हमें भी, हम इवन वी, जैसे अभी मैं आपसे फेसबुक लाइव करने से पहले आई वाज इन वेबिनार, तो वेबिनार में पढ़ रहा था, मैं वेबिनार सुन रहा था। इनफैक्ट मेरे वेबिनार होते रहते हैं, मैं भी वेबिनार प्रेजेंट करता हूँ। अभी मेरा 23rd को एंड 25th को वेबिनार है, मैं भी लोगों को अपने व्यूज शेयर करता हूँ, स्टडीज हैं। मतलब इवन वी एट दिस एज ऑफ 50 इयर्स वी हैव टू ट्रेन रिटेन, हमारा एक मेडिकल साइंस में होता है। सिमिलरली टेक्नीशियंस अगर हैं, दे हैव टू बी ट्रेन रिटेन होना चाहिए। बट होता क्या है कि यूजुअली ट्रेन रिटेन वाली जो कहानी है ना, वो खत्म हो जाती है वंस वी कम्स इनटू प्रैक्टिस, दिस हैपेंस। और जब ऐसा होता है तो जो हमें वैसे बताया आपने कि भाई सोडियम की इलेक्ट्रो, डॉक्टर साहब पूछा था उन्होंने उनकी इलेक्ट्रो एबनॉर्मलिटी होनी नहीं चाहिए। आपकी मशीन अगर ठीक है, मशीन फाइन ठीक काम कर रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन है, वो बहुत समझदार होना चाहिए। डॉक्टर जो वहाँ पर आपको देख रहा है, वो एक समझदार होना चाहिए, ताकि वो ध्यान रखे आपकी जो वाटर क्वालिटी है वो बढ़िया है कि नहीं है, आपकी मशीन के जो नॉर्मल सर्विसिंग है वो हो रही नहीं हो रही है। हर 6 मंथली जो मशीन है वो इंजीनियर आके मशीन चेक कर रहा है, नहीं चेक कर रहा। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मशीन के, वो चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो आपकी हमारे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है, शी इज डेडिकेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, शी कम्स टू डायलिसिस चेक्स कि हाँ भाई सब कुछ ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इवन भी हम लोग भी ऑनलाइन या फिर थ्राइस मंथ तो नहीं, बट हाँ 6-7 मंथ्स में हम लोग मीटिंग प्लान करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और नई चीज़ आती है उनको बताते हैं। तो बेसिकली ट्रेनिंग रिट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा हॉस्पिटल है, इट्स एक्रेडिटेड नाउ, एनएबीएच एक्रेडिटेशन है, और एनएबीएच एक्रेडिटेशन के अंदर आपको सारी मशीन्स की अपनी चेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट क्वालिटी के रजिस्टर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम के रजिस्टर, कल्चर जो ले रहे हैं मशीन से वो ले रहे हैं, क्लीननेस कितनी है, कितने टेक्नीशियन, कितनी मशीनें हैं। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि इंडिया में, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल अगर है आपका, अगर एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली यू आर इन बेटर एंड सेफ हैंड्स एज कम्पेयर टू एक अनएक्रेडिटेड हॉस्पिटल में जाके आप डायलिसिस कराएं। प्लीज देखो, मैं भी जब शुरू किया था तो इट वाज अ वी हैड अ 3 मशीन, शैबी तो नहीं कहूंगा, बट 3 मशीन क्लीन यूनिट थी वहां पर। नाउ वी हैव अराउंड 10 मशीन्स, बट डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं होता है, हार्डली 100-200 रुपीज़ का कॉस्ट डिफरेंस होता है एक अच्छे सेंटर में और एक अच्छे ना सेंटर में, कहना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको एक एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में काम डायलिसिस कराएं, डेफिनेटली इट इज मच बेटर। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री डायलिसिस की फैसिलिटी भी है, गवर्नमेंट ने दे रखी है। एंड वी हैव अ गुड सेंटर एट पीएल शर्मा, जो कि काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट को डायलिसिस कर रहा है, एंड दे आर डूइंग गुड डायलिसिस। तो मेरा मानना है डायलिसिस के अगर आप प्राइवेट में करा रहे हैं, पैसे खुद बियर कर रहे हैं, तो एक अच्छे सेंटर पे कराएं। अगर आप पैसे की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक अच्छे सेंटर पे कराएं, जहाँ पर कि टेक्नीशियन उनकी ट्रेनिंग रेगुलर हो, और वो पता चल जाता है आपको कि आपका जो मशीन है चेकिंग हो रही नहीं हुई। जो आप एक छोटे से यूनिट चले जाएंगे, यहाँ पर एक मशीन है, एक टेक्नीशियन है, तो वो आपकी उनकी नीड टू नो कि क्या है प्रॉब्लम। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर डायलिसिस करा रहे हैं, and if you want to survive long on dialysis, definitely you should go to a better center, जहाँ पर कि
सब फैसिलिटीज हो, आपको वाटर क्वालिटी बेटर मिले और मशीन की रेगुलर चेकिंग भी होती हो, और NABH एक्रेडिटेड होगा तो डेफिनेटली वो अपने आप ही चेकिंग करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्स उनको चेक मैनेज करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। जो टीम आती है NABH की, वो रेगुलर चेकिंग करती है इन चीज़ों। जी, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि सर ने हमें बताया। NABH एक्रेडिशन एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ उस संस्था का जुड़ा रहना, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जो आप एज़ अ पेशेंट हम उस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे RO वाटर प्लांट जो यूज़ करते हैं, क्या वो रेगुलरली सही चल रहा है, सब कुछ सही है, क्लीनिंग हो रही है, नहीं हो रही है? या फिर जो डायलाइज़र यूज़ किया जाता है, वो सिंगल टाइम यूज़ है या फिर उसको मल्टीपल यूज़ किया जा रहा है? तो ये कुछ चीज़ें जानकारी हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आजकल एक नए डॉक्टर का प्रचलन जो चल रहा है हमारे समाज में, वो गूगल है। तो प्लीज़ गूगल और व्हाट्सएप किसी भी मैसेज या इस तरीके के ऑनलाइन सर्च इंजन पे जाकर आप जानकारी ज़रूर लें, लेकिन उसको पहलू बना के या उसको मुद्दा बनाकर उससे आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना शुरू करें। एक एक्सपर्ट की कंसल्ट करना, एक एक्सपर्ट से सलाह लेना ये बहुत अहम है, क्योंकि डॉक्टर जैसा बताया सर ने कि इतने सालों की पढ़ाई, इतने सालों की मेहनत और उनका कोई फाइनेंशियल एंगल नहीं होता, बिकॉज़ हिपोक्रेटिक ओथ जब लिया जाता है शुरुआत में, डॉक्टर्स बहुत क्लियर होता है कि ये फाइनेंशियल जो गेन है दैट वुड जस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एज़ अ सर्विस टू द मैनकाइंड। इसमें कोई फाइनेंशियल एंगल होता नहीं। तो प्लीज़ आप सबसे ये गुजारिश है कि आगे कभी भी आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लें ऑनलाइन, लेकिन उसको मूल बनाकर आप प्लीज़ कोई सेल्फ ट्रीटमेंट ना शुरू करें। सर, इसी के साथ आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टाइम का ध्यान रखते हुए। My doctor said I need to go to dialysis in a 6 months. I am assuming कि उनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने शायद उन्हें ये कहा है कि शायद अगले 6 महीने में आपको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इसका क्या मतलब है और इससे मेरे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, बेसिकली एक नेफ्रोलॉजिस्ट होने के नाते जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट आपको देख रहे होंगे या फिजिशियन देख रहे होंगे, उनको एक आइडिया होता है, वी नीड टू हैव, मतलब हम सब लोगों को आइडिया होता है कि कितने दिनों में ये पेशेंट जो है प्रोग्रेस करेगा और वो डायलिसिस की नीड या फिर एंड स्टेज डिजीज में रीच करेगा। अगर कोई पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में है तो डेफिनेटली स्टेज 5 पहुंचने पर उसको टाइम लगेगा। अगर स्टेज 4 में है तो डेफिनेटली स्टेज 5 में जाने में टाइम कम लगेगा। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन से आप ध्यान रखें, अगर किसी क्रिएटिनिन 5, 6, 7 के आसपास है, डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट 1.5 years उसको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और अगर आप यंग हैं तो डेफिनेटली प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट इज एन ऑप्शन फॉर दीज टाइप ऑफ पीपल जो कि 6 महीने में डायलिसिस जाने वाले हैं। बिकॉज अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर करें, डायलिसिस इज अगर लॉन्ग टर्म में देखें, डायलिसिस इज कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट, बिकॉज डायलिसिस में आपको 30-40,000 पर मंथ आपको खर्चा होता है अगर प्राइवेट अच्छे सेंटर पे काम कराते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो ट्रांसप्लांट का जो कॉस्ट है, इट कम्स अराउंड 3.2 हॉस्पिटल कॉस्ट और 3.2 सिमिलर ड्रग मेडिसिन और एक इम्यूनोसप्रेसिव जो इंडक्शन ट्रीटमेंट होता है वो, तो मतलब अराउंड 6.6 का खर्चा बैठता है ट्रांसप्लांट के लिए। और जो आपका 1 से 2 साल के अंदर डायलिसिस पे आप रहते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डायलिसिस अगर आप ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर ट्रांसप्लांट फर्स्ट। ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए इनिशियली। एंड प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट काफी बढ़ रहा है अभी हमारे पास। हमने पहले भी प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट किए हैं, 2-3 पेशेंट और अभी भी चल रहे हैं, वर्कअप चल रहा है, इनको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बेसिकली प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट मींस कि जब पेशेंट को मालूम है कि डायलिसिस की नीड आने वाली है विद इन नेक्स्ट स्पैन ऑफ 3 to 4 months or 6 months, तो प्रीएम्प्टिवली ट्रांसप्लांट करा लेते हैं वो लोग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है एंड दे आर बैक टू वर्क एज सून एज दे गेट ट्रांसप्लांटेड। तो ऐसा भी होता है। वी हैव फ्यू डॉक्टर्स, हमारे पेट में डॉक्टर है काफी, एक नामी गिरामी डॉक्टर है, नाम नहीं मैं लूंगा उनका, उनको ESRD था एंड वी फॉलोड इट अप। और एज सून एज हमें लगा कि वो अब ट्रांसप्लांट की डायलिसिस वो पड़ने वाली है तो वी आस्क्ड हिम फॉर ट्रांसप्लांट एंड दे वेंट फॉर ट्रांसप्लांट स्टेट। और उन्हें बताया भी नहीं, उन्होंने अपने पेशेंट्स को बताया कि मैं घूमने जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, एंड विद इन अ मंथ ही वाज बैक टू वर्क। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं कि बैक टू वर्क जल्दी आ जाए, तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव ट्रांसप्लांट करें। एंड योर डॉक्टर्स नोज कि आपको कब तक आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ने वाली है और पड़ेगी। बिकॉज माल न्यूट्रिशन अगर आप डिले करते हैं डायलिसिस में, तो माल न्यूट्रिशन इज अ मेजर फैक्टर जो प्ले करता है आपको इवन डायलिसिस पे सर्वाइवल करने में और ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइवल करने में। जितना वीक पेशेंट होगा, जितना माल नरिश पेशेंट होगा, उतना ही कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे
if you opt for dialysis or you opt for transplant. तो मेरा मानना यह है कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो करें. आपको नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं लगता अच्छा किसी वजह से, आप लगते हो गलत बोल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो करें. और प्लीज ऐसा ना करें कि नेफ्रोलॉजिस्ट को ना फॉलो करके किसी अननोन या अपने दोस्त को या भाई को या गूगल को बताया आपने तो फॉलो करें. प्लीज फॉलो नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ही इज द बेस्ट गाइड, बेस्ट आपका दोस्त है नेफ्रोलॉजिस्ट. आपको चाहेगा, वो भी चाहेगा कि आप सालों साल जिए और खुशहाल जिए. So Varun ji, I think I should say thank you to all of you. और आई एम वेरी थैंकफुल आपने अपना पूरा होमवर्क करके आपने आए. और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने मुझसे फ्रांस के जो एक्सपीरियंस के बारे में पूछा. आई एम वेरी थैंकफुल जी. बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर हमारे जितने लिसनर्स और व्यूअर्स थे जो हमारे साथ जुड़े हैं या आगे भी जुड़ेंगे, इस चीज को हमेशा दे अप्रिशिएट की एक एक्सपर्ट आप जैसे डॉक्टर्स जो कि काफी बिजी रहते हैं अपने स्केड्यूल को लेके, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में भी वो इतना कीमती समय निकालकर सर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें. सो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार दोबारा सबके तरफ से सर, बहुत बहुत शुक्रिया. और हम यही दुआ करते हैं कि भगवान ऊपर वाला आप लोग को लंबी सेहत और स्वस्थ जीवन दे, ताकि इसी तरीके से थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर.